और मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में आप लोगों का जो सहयोग रहा है, मीडिया ने जो दिखाया उसके लिए साधुवाद। सोशल मीडिया में होने के नाते यहाँ की तस्वीरें देखकर, यहाँ के वीडियो देखकर ज़रूर आप प्रभावित होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सुबह मैं चली एक पैर अभी इस यात्रा में, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। वो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि कितना प्यार और कितना विश्वास इस देश को है, और उसी प्यार और विश्वास को आगे ले जाना है, और किस तरह से लोग असल मुद्दों की बातें कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था की समझ रखती हूँ, तो मुझे लगा बात आज महंगाई की होनी चाहिए। और राहुल जी ने अभी 2 दिन पहले ही ये कहा कि जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, गरीबी बढ़ रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, उसको देशभक्ति कैसे कहा जा सकता है। और मेरा अपना मानना है कि देश के लोगों को गरीब करना, देश के लोगों को बेरोजगार रखना, देश के लोगों की आय घटाना और सबसे ज्यादा महंगाई से उनकी कमर तोड़ना अपने आप में देशद्रोह है। अब उसको आप किस तरह से देखते हैं उसमें ज्यादा चर्चा हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर महंगाई की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले एक डेटा आया, 6.77% रिटेल इन्फ्लेशन है। भाजपा के चरण चुंबकों ने अपनी पीठ ठोकी और कहा देखिए 7.1 से गिरकर 6.7 आ गया है। 10 महीने से, पिछले 10 महीने से लगातार रिटेल इन्फ्लेशन, जो आरबीआई ने लिमिट सेट करी है 2 से 4% और 6% ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, उसके बाहर रह रहा है। ये लिमिट एमपीसी की पार्लियामेंट के कानून द्वारा सेट हुई है। तो इस बात का जवाब फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी, इस बात का जवाब निर्मला सीतारमण जी देंगी, इस बात का जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे, या ठीकरा आरबीआई पर फोड़ देंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 10 महीने हो गए और लगातार इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रह रहा है, ये पहली बात है। और उसमें अगर आप फूड इन्फ्लेशन को देखिए, जो खाने के सामानों में वृद्धि हो रही है, चाहे वो आटा, गेहूं, चावल, जो अब खबर आई है कि उसके दाम दुगने हो रहे हैं। आप सिर्फ ये देखिए, जो खाने का तेल है वो 70 रुपए से 220 हो गया है, आटा जो है वो 22 से 40 हो गया है, पीने वाला दूध 35 से 60 पहुंच गया है। हम कौन से डिबेट की बात करें? क्या ये मुद्दे नहीं है इस देश के? मोदी जी कहते थे पकौड़ा तलो नौकरी के नाम पर, पकौड़े तलने वाला तेल आपने 70 से 220 कर दिया, और जिस गैस पे तला जाता वो 410 से 1200 पे बिक रही है। और सुई पटक सन्नाटा है सरकार, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर आप महंगाई की बात कर लीजिए, वो भी देश हित में आपकी जेबें हल्की करी जा रही है। तो ये महंगाई, और जब उनसे आप बात करिए तो फिजूल की बातें आपको सुनने को मिलती है। एक आपको सुनने को मिलता है कि ऐसा है अमेरिका और यूके में भी बहुत महंगाई है। उसका 2 ही जवाब है। अमेरिका में परचेजिंग पावर पैरिटी, आम व्यक्ति की तनख्वाह, आम व्यक्ति की खरीदने की शक्ति हिंदुस्तान से 15 गुना ज्यादा है। तो जब हमारे देश में गरीब लोग और हुए हैं, आय कम हुई है, नौकरी खत्म हुई है, तो महंगाई की मार और जबर पड़ रही है। तो अमेरिका से और यूके से जो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, उनको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो इस वजह से आया क्योंकि कोविड काल के दौरान वहां की सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा दिया और कहा कि आपका उपभोग बंद ना हो, आपकी नौकरी खत्म ना हो, आपका व्यवसाय चलता रहे, और इस वजह से इन्फ्लेशन आया। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो है मुनाफाखोरी। हमारे यहाँ तो 27 लाख करोड़ इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज लगाकर कमा लिए, और वित्त मंत्री खड़े होकर भरे सदन में झूठ बोलती हैं। उनके सांसद कहते हैं कि फ्री फंड का खाना गरीब आदमी खा रहे हैं। एक सांसद महोदय बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करी, उन्होंने वो कहते हैं महंगाई कहीं दिख ही नहीं रही है। महोदया खुद कह देती है जी लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूं, बाकी आगे की बात कर लीजिए। तो सवाल यह है कि अगर महंगाई से लोग त्रस्त हैं तो इसके बारे में बात कौन करेगा? आप जहां चले जाइए। आज सवेरे ही राहुल जी से जब हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कितने लोग बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं कि दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को अंदाजा ही नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है, जरूर सामाजिक ताने बाने को जोड़ना है, जरूर लोकतंत्र को जोड़े रखना है, लेकिन उससे भी बड़ा जो दायित्व है हम पर कि हम महंगाई, हम बेरोजगारी से जो लोगों के हौसले टूटे हैं, उस हौसले को दोबारा से जोड़े,
वो भारत जोड़ो यात्रा है। बड़ी बड़ी बातें करते थे मोदी जी जब विपक्ष में थे कि रुपए का गिरना और प्रधानमंत्री की साख में होड़ लगी हुई है। रुपए इनको हमने 54 पे दिया 2014 में, रुपया अब 83 पर है। रुपए के गिरने से लगातार महंगाई और बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि इस सरकार में इकोनॉमी पर, इस सरकार में महंगाई पर, बेरोजगारी पर कोई चर्चा ही नहीं है। आप अगर मुद्दे की बात करिए तो ध्यान जरूर भटकाया जाएगा। आप बात उत्तर की करिएगा तो आपसे दक्षिण की बातें करी जाने लगेंगी। इस सरकार के मंत्रियों को यह नहीं पता कि अगर देश में इंपोर्ट घट रहा है और एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा है तो उसका सीधा मतलब है कि आपकी कंपनीज, आपकी फैक्ट्रीज ठप पड़ी हैं, हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े स्लोगन आत्मनिर्भरता के, फलाने अमृतकाल के दे देते हैं। क्या है अमृतकाल इस देश में, मैं जानना चाहती हूँ एक गृहिणी से। और जितनी महिलाएं इस यात्रा में मिलती हैं और उनकी जो स्टोरीज मैंने देखी और आज मैंने काफी सारी महिलाओं को देखा, जितनी महिलाएं मिलती हैं सबसे बड़ा प्रभाव महंगाई का उन महिलाओं पर पड़ता है। सबसे बड़ा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि एक महिला घर में एक रोटी कम खाती है ये सोचकर कि घर वाले खाना खा लें। कौन जवाब देगा? वित्त मंत्री ने तो खड़े होकर सदन में कह दिया सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया था। बिल्कुल नहीं लिया था, यह भी एक झूठ है और इस झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। जो जीएसटी काउंसिल होती है, अगर उसमें किसी को भी कोई भी डिसीजन को अपोज करना है तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका साथ दे या 19 और राज्य उसका साथ दे। 19 राज्यों में भाजपा की सरकार है, क्यों आपने आटे पर जीएसटी लगाया? आप तो हवाई चप्पल और हवाई जहाज का चश्मा लगा रहे थे, हवाई चप्पल पे जीएसटी लगा दिया। पहनने वाली नॉर्मल सी कमीज पर आपने जीएसटी लगा दिया। तो चाय पत्ती से लेके चाहे वो कॉफी हो, चाहे बच्चों को पिलाने वाला दूध हो, चाहे आटा हो, दाल हो, चावल हो, हर चीज पर तो जीएसटी है। तो कैसे कैसे संभलेगा ये? यही सवाल है। आप जब इनसे ये सवाल करते हैं तो उसका सामने से कोई जवाब नहीं आता है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। 6.7% से ज्यादा इन्फ्लेशन इस देश के लिए हानिकारक है। 10 महीने हो गए लगातार 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। और अंत में मैं इतना कहूंगी कि विपक्ष नहीं कह रहा है कि त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको आईना तो आरबीआई दिखा रहा है। 4-4 बार आरबीआई ने रेट बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि महंगाई नियंत्रण में आप ला नहीं पा रहे, इसलिए आरबीआई को एक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आरबीआई भी बखूबी ये जानता है कि आज उन्होंने कर लिया है, कल को काम तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को और सरकार को ही करना पड़ेगा। इस सरकार से जब आप बात करिए उल जलूल की बातें करते हैं। आपका ग्रोथ रेट मूडीज ने, फिच ने, एसएनपी ने, ऐसा कोई ब्रोकरेज नहीं है, आरबीआई ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने लगातार काटा है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, मुद्दे की कोई बात नहीं है। नौकरी की बात करिए तो फालतू की बातें करेंगे। 16 करोड़ रोजगार बनाना था, 75,000 को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बात करनी है आम आदमी की, बुलेट ट्रेन की बात करेंगे। बात करनी है आम आदमी की, वंदे मातरम की बात करेंगे। बार बार मवेशियों से वो टकरा कर टूटी जा रही है। समझ में नहीं आता गत्ते की बनी है ट्रेन या लोहे लक्कड़ की बनी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी खतरे में है और सरकार वो डॉक्टर है। अगर आप पेट दर्द लेके डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर आपसे कहे नहीं मैं मानता ही नहीं हूं आपके पेट में दर्द है, तो आपका इलाज संभव नहीं है। सरकार आज डिनायल में है। सरकार मानती ही नहीं है कि इकोनॉमी में समस्या है और उसी का जो हम भुगत रहे, ये देश भुगत रहा है, बेरोजगार भुगत रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। इस मंच से और तमाम कांग्रेस के मंचों से हमने लगातार महंगाई पर, बेरोजगारी पर हल्ला बोला है और आगे भी जरूर बोलते रहेंगे। I don't think there is any contradiction whatsoever. Absolutely no contradiction. Two of our governments, whether it is Rajasthan or Chhattisgarh, have brought back, मैं भी इसको हिंदी में भी बोलूंगी, have brought back OPS because there was a huge demand from the people. There are 3 lakh government employees in Himachal. All that they seek is OPS. So the government of the day or politicians of the day or political outfits of the day have to respond to the needs of people. Why do you think there is a demand? Because there is huge economic collapse around us. People are no longer assured of their income, and so they want the old pension scheme back. We have to be a dynamic political party and we have to react to people and their demands. And if the senior leadership of the Congress party, if all of us feel this is the right thing to do, and our chief ministers have done it, we have worked out to the T. People in Rajasthan have received money in their accounts. I don't think there is any contradiction. I really think this may have been his personal view.
perhaps should not have been aired publicly, but I don't think there's anything wrong with bringing back the OPS. Old pension scheme लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो हिमाचल हो चाहे गुजरात हो। हमारी छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारें पुरानी पेंशन स्कीम वापस ले आई हैं, और ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है। एक राजनीतिक दल होने के नाते हमें लोगों की जरूरत का, लोगों की सुविधाओं का, लोगों की मांग का ख्याल रखना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस की लीडरशिप में, कांग्रेस की नीति में रत्ती भर भी संदेह और संशय नहीं है पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर। जिनका आपने जिक्र किया, ये उनका इंडिविजुअल व्यू हो सकता है, ये कांग्रेस का व्यू बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा, आई थिंक योर क्वेश्चन वाज ऑन न्याय। मुझे लगता है कि न्याय अगर समय रहते इसी सरकार ने लागू कर दिया होता तो 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे नहीं गए होते, 5 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार नहीं होते, लोग भूखे नहीं मरते, 86 करोड़ लोगों को फ्री का राशन नहीं बांटना पड़ता, उनके हाथ में पैसा रहता, और जो इकोनॉमी का सुचक्र होता है, उपभोग, निवेश और नौकरी, वो टूटता नहीं। आज वो चक्र टूट गया है। आज लोग उपभोग कम कर रहे हैं इसलिए निवेश कम हो रहा है, निवेश कम हो रहा है इसलिए नौकरियां कम बन रही हैं। राहुल गांधी जी ने लगातार न्याय की बात करी थी, आपने जो प्लान की बात करी, चाहे वो न्याय हो और चाहे वो एमएसएमईज, जो छोटे लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग होते हैं, उनको बढ़ाने की बात हो, वो रीढ़ की हड्डी है, वो असल में नौकरियां बनाती हैं। इस सरकार ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल, जो हम दो और हमारे दो की बात करते हैं, वो कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में कर दिया है। वो पूंजीपति नौकरी नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके पास सारा कैपिटल है, उनको सरकारी संरक्षण है, उनको सारे लोन्स मिलते हैं जो असल में मिलने चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग पे। आप उन पर ध्यान दीजिए, अगले दिन इकोनॉमी सर पर दौड़ने लगेगी। मैं इसका दो जवाब दूंगी आपको, थोड़ा सा लंबा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की नियत और नीति अगर हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सारी बात नियत और नीति की है। जब मनरेगा हम लाए, और उस समय तो सर उसके मंत्री थे, जब हम मनरेगा लाए तो लोगों ने बड़ा संशय दिखाया। इस सरकार ने तो उसको हमारी विफलताओं का पुलिंदा कहा, और आज वही मनरेगा ग्रामीण इलाकों में संजीवनी बनकर खड़ा है। तो ये नीति और नियत की बात होती है। अगर आपकी नीति और नियत साफ है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कर्ज की बात करी, सरकार के पास तमाम ऐसे साधन होते हैं जिससे आप रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं। जीएसटी के चलते बहुत सारा लोगों का जो कर्जा, जो जीएसटी के चलते जो बहुत सारे राज्यों का कटौती हुई है रेवेन्यू में, उससे राज्य बहुत खफा है। 75,000 करोड़ बकाया है केंद्र सरकार के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर चाहे तो ये कर सकती है, और ये हमारी सरकार ने पढ़ा, समझा, फिगर्स किए और उसके बाद करके दिखाया। और महाराष्ट्र में देखिए, आपने डेट की बात करी, 17% डेट टू जीडीपी है महाराष्ट्र में। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा मसला है। अगर लोगों के हाथ में, मैं फिर से बोलूंगी, आपके हाथ में अगर पैसा और आएगा तो आप उसको खर्चा ज्यादा करेंगे, कंपनियां वो और सामान बनाएंगी और लोगों को नौकरियां देंगी। दिस इज अ वर्चुअस साइकिल दैट हैज टू बी पुट बैक इन मोशन। देखिए, 8 साल में तो ऐसा बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ। 8 साल में पहली बार एक किसान, दुख होता है मुझे ये कहते हुए, महाराष्ट्र का एक किसान, केदारी अगर उनका नाम मुझे याद है, तो उन्होंने आत्महत्या करते हुए अपने सुसाइड नोट में प्रधानमंत्री का नाम लिखा। ये दुख की बात है इस देश के लिए कि 75 साल बाद आजादी के अगर एक किसान आत्महत्या कर रहा है तो वो ये कह के कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी, मेरी आत्महत्या के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने अलावा किसी की बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है, आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया और हमारा जो इनपुट कॉस्ट थी वो बढ़ती गई। ये कितनी दुख की बात है। तो मुझे लगता है 8 साल में तो बहुत कुछ होना चाहिए था, खासतौर से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे मध्यम उद्योगों के लिए, जो नहीं हुआ। आपने जो किसानों की बात कही, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट हो जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट किसानों को मिला, चाहे वो माफी, जो कर्जे की बड़ी माफी हमने करी वो हो, असल में आपको किसान को सुविधा पहुंचानी है। इस सरकार ने क्या किया, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। ये एक झुंझुना बजाते हैं हर टीवी चैनल पर जाकर, और हर पेपर में इनके लोग जाकर कहते हैं, हमने तो जी किसान को 6,000 रुपए दिए हैं सालाना। आप मुझे एक बात बताइए, 27 लाख करोड़ रुपए आपने इस देश से वसूले एक्साइज बढ़ाकर, डीजल का दाम आपने बढ़ाया, जीएसटी खाद पर आपने लगाया, ट्रैक्टर के पार्ट पर जीएसटी आपने लगाया, कृषि उपक्रम पर जीएसटी आपने लगाया, कीटनाशक पर, खाद पर जीएसटी बढ़ाया, दाम बढ़ाए।
आपने खाद की बोरियां 50 किलो के बजाय 45 की कर दी और दाम बढ़ा दिया। ये कौन सा औचित्य है? और आप कहते हैं आप किसानों के हितैषी हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा किसान विरोधी दूसरी सरकार हो नहीं सकती। आप सब ने देखा था कि कैसे किसानों ने लगभग 1 साल बड़ा प्रदर्शन करके इस सरकार को घुटने टिकवाए, और इस सरकार के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक संवैधानिक पद के व्यक्ति से कहा कि अगर 700 लोग मरे हैं तो मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। ये कितना बड़ा दुख की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना संवेदनशील और इतनी असंवेदनशीलता दिखा सकता है। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो आजाद भारत में शायद पहले कभी इस स्तर पर, इतने बड़े तौर पर और इतनी तपस्या के साथ किसी ने पहले कभी नहीं किया था। 3570 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं है। बारिश में, आंधी में, धूल धक्कड़ धूप में आप चल रहे हैं, और आप इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके चलने से ये देश जुड़ेगा और आपके चलने से लोगों का हौसला जुड़ेगा जो टूट गया। जो आप बात कह रही हैं वो कहीं टूटे हौसले और शायद बिखरे हुए सपनों की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा से एक उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है लोगों को। लोगों को लग रहा है कि कोई तो ऐसा है जो बैठकर बात नहीं कर रहा है, चल रहा है, हमारे बीच आ रहा है, हमारी समस्याओं को सुन रहा है। क्योंकि एक बात तो देखिए सच है, 8.5 साल में ये देश एक आदमी के मन की बात सुनकर उकता गया है। वो कह रहा भाई हमारी भी बात सुनिए, हमने आपको चुना है। तो मुझे लगता है जिस तरह से राहुल जी लोगों से मिल रहे हैं, जो संवाद हो रहा है, वो जरूर आगे की कड़ी जोड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है कि हमारी लोकल लीडरशिप इस पूरे मिशन को आगे ले जाने में कोई कसर, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ये बहुत सारे राज्यों में किया गया कि जो चावल खाने वाले लोग थे वहां पर गेहूं बढ़ा दिया गया, जहां पर गेहूं खाने वाले लोग थे वहां पर चावल बढ़ा दिया। महाराष्ट्र पहला राज्य नहीं है, ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार का आप सवाल विपक्ष से पूछ रही हैं। हम जब सत्ता में आएंगे और आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से जब हम सत्ता में आएंगे, हम विफल अर्थव्यवस्था को ऐसा ढर्रे पे लाएंगे कि लोगों को नौकरी मिलेगी और भरपेट भोजन मिलेगा। जिस देश में 75 साल बाद आजादी के आज भी कुपोषण है, आज भी भूखमरी है, मुझे नहीं लगता कि हम अपना सीना ठोक कर चल सकते हैं। मुझे लगता है किसानों की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा और वही स्ट्रैटेजी है, उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन दिस कंट्री। आप उससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? आपको एग्रीकल्चर को रेम्यूनरेटिव बनाना है, आपको किसानों की समस्याओं का समाधान करना है, चाहे वो महंगा डीजल हो, महंगी बिजली हो, महंगी खाद हो, महंगा कृषि उपक्रम हो। जब तक आप इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे और कर्ज के कुचक्र में, कर्ज के शिकंजे में अगर कोई फंसा हुआ है, तो इस तरह की आत्महत्याएं हो रही हैं। और कहीं पर यह संवेदनशीलता दिखाती है, कहीं पर दिखाता है कि सरकार को धरातल की खबर ही नहीं है।